नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर आपके साथ हूँ। आशा है आपने पिछले मेरी दोनों वीडियो अच्छी तरह से सुने होंगे, उसके विषय वस्तु पर ध्यान दिया होगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हिंदी भाषा क्या है, बोली क्या है और साहित्य क्या है। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझसे आप में से ही एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि मैम उपभाषा क्या होती है। मैंने कहा था इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उपभाषा क्या है। बोली और भाषा का बीच का स्थान उपभाषा का है, यानी जिस बोली में साहित्य रचना होती है वह उपभाषा कहलाती है। बात समझ आई? मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देती हूं। बोली हमने पीछे देखा था, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। मैंने कहा बोली में साहित्य रचना जब होने लगे तो वह उपभाषा बन जाती है। यानी बोली का उदाहरण है अवधी और ब्रज। अवधी भाषा और ब्रज भाषा बोली का उदाहरण है, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र में ही ये बोली जाती थी। लेकिन जब इसमें साहित्य रचना होने लगी तो ये बोली न रहकर, ब्रज और अवधी भाषाएं बोली न रहकर उपभाषा बन गई। तो आज हम ब्रज और अवधी को बोली नहीं कहेंगे बल्कि उपभाषा कहेंगे। ब्रज की आपने जो रचनाएं सुनी होंगी या ब्रज उपभाषा में आपने रचना सुनी होगी, तो उसमें आपने सूरदास का नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा। दोनों ही कृष्ण भक्त थे और उन्होंने ब्रज भाषा में या ब्रज उपभाषा, यदि मैं कहूं तो ज्यादा सही होगा, उसमें रचनाएं लिखी हैं, अपने पद लिखे हैं। ब्रज भाषा का सुंदर उदाहरण है, मैं आपको एक पंक्ति सुनाती हूं। साकरी गरी में माई, साकरी गरी में माई, काकरी चुभत हैं। ब्रज भाषा का सौंदर्य है कि उसमें ल के स्थान पर र का उच्चारण होता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि सकरी यानी छोटी सी गली में बहुत से कंकर हैं जो पैरों में चुभते हैं। तो ब्रज उपभाषा है, अब बोली नहीं, क्योंकि उसमें साहित्य रचना होती है, उसमें पद लिखे गए हैं। दूसरी बात हम चर्चा करते हैं अवधी उपभाषा की। अवधी उपभाषा है, पहले हम उसे बोली की श्रेणी में रखते थे, लेकिन जब उसमें साहित्य लिखा गया और अवधी भाषा में लिखा गया, अगर मैं कोई प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछूं तो कौन सा है? जी हाँ, अवधी में लिखा गया। हाँ बोलिए। बिल्कुल ठीक, रामचरितमानस। तुलसीदास का लिखा गया रामचरितमानस अवधी उपभाषा में लिखा गया है। तो अवधी पहले बोली थी, लेकिन जैसे ही उसमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा गया वह उपभाषा की श्रेणी में आ गई। तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उसमें साहित्य रचना नहीं होती। उपभाषा सीमित, जब बोली में साहित्य की रचना होने लगी तो वह उपभाषा बन जाती है। और भाषा के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी को हमारे देश में अनेक नामों से कहा जाता है, उसकी विशेषताओं के कारण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिंदी राजभाषा है। राजभाषा कौन सी होती है? राजभाषा किसी भी देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग में आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राज मीन शासन की भाषा, कार्यालयों की भाषा। तो हमारे देश में राजभाषा कौन सी है? हिंदी, तो आप जानते ही हैं। हमारे देश की, भारत की राजभाषाएं दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी। क्योंकि आपने अगर चेक बुक देखी हो, उसमें चेक देखा हो, अगर नहीं तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो आप स्थान फिल करते हैं, जो पूरे करते हैं, रिक्त स्थान भरते हैं, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं होती हैं।
तो भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज में दोनों ही भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? कई बार ये चर्चा का विषय होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, इस पे मतभेद है, संविधान में कहा है या नहीं कहा है। लेकिन हम एक परिभाषा के आधार पर ये निर्णय कर लेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे ही देश में, राष्ट्र में अधिकतर बोली व समझी जाती है। और हिंदी ऐसी ही भाषा है भारत की जो अधिकांश प्रांतों में, राज्यों में सरलता से बोली व समझी जाती है। बात समझ आ गई? ठीक है, अभी हम चर्चा आगे जारी रखते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे मातृभाषा की।